नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर। और लास्ट हम लोग बात कर रहे थे समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन के अंतर्गत हम लोगों ने शाला कैलेंडर या विद्यालय कैलेंडर के बारे में बात कर ली थी। और लास्ट हम लोग समय प्रबंधन की बात करते हैं, यानी कि जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। समय सारणी, इसको टाइम टेबल कहते हैं। समय सारणी की अवधारणा क्या होती है? समय सारणी विद्यालयों में समय सारणी क्यों बनाई जाती है, क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्व है, किस उद्देश्य से बनाई जाती है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय सारणी होती क्या है? तो एक टाइम टेबल कक्षा के अंदर भी लगा होता है और जो प्रधानाचार्य होता है उसके कक्ष के अंतर्गत भी वो टाइम टेबल लगा होता है, जिसके अनुसार जो शिक्षक है वो अपनी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाएगा उसकी सारी जानकारी समय के अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल के अंतर्गत दी होती है। और उसी के अनुसार सारा जो दैनिकचर्या है, दैनिक कार्यक्रम है शिक्षण का, वो उसी के अनुसार चलता है। अब देखते हैं, इसे समय विभाग चक्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समय विभाग चक्र, मतलब कि समय के भाग करना, समय के टुकड़े करते हुए, है ना, समय विभाग चक्र कहते हैं। समय तालिका कहते हैं, समय तालिका, और समय सारणी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन नामों से इसे पुकारा जाता है। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य, किस उद्देश्य से विद्यालय में समय सारणी बनाई जाती है। तो एक अध्यापक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु विद्यालय के विद्यालय की विस्तृत कार्य योजना, अब कार्य कौन सा है इसमें? पढ़ाने का कार्य, शिक्षण का कार्य, वही कार्य योजना का होना आवश्यक है। जिससे विद्यालय के प्रतिदिन, बात हम लोगों ने पहले कर ली है, अवधारणा के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। प्रतिदिन के निर्धारित समय का, प्रतिदिन के निर्धारित समय का प्रत्येक क्रियाओं और कार्यक्रम के ठीक प्रकार विभाजन हो सके। अब इससे क्या तात्पर्य है कि विद्यालय
विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित समय का प्रतिक्रियाओं और कार्यक्रम के ठीक प्रकार से विभाजन हो सकेगा। इस प्रकार की ये योजना है वो समय सारणी के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। अब जहां उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य कि किस उद्देश्य से बनाई जाती है, तो हमने भी देखा कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने और जो कार्यक्रम है, क्रियाएं हैं, उनको विभाजन करने के उद्देश्य से समय सारणी का निर्माण किया जाता है। और नेक्स्ट है पुनरावृत्ति की संभावनाएं न रहे। किस उद्देश्य से बनाई जाएगी समय सारणी? उद्देश्य क्या है? पुनरावृत्ति मतलब कि कोई भी चीज बार बार होना। मान लो अध्यापक अगर यदि पढ़ा रहा है तो समय सारणी निर्धारित नहीं है, तो कौन सा अध्यापक किस कक्षा में जाए, कौन सा विषय पढ़ाए, और अगर यदि निर्धारित है ही नहीं तो वो बार बार जाकर उसी विषय को पढ़ा देता है। अगर कालांश उसका कहीं और एडजस्ट नहीं किया होता है तो वो उसी कक्षा में बार बार चला जाता है। तो पुनरावृत्ति की संभावनाएं नहीं रहती इस समय सारणी के द्वारा। तो ये उद्देश्य से बनाई जाती है। फिर है प्रधानाध्यापक को संपूर्ण क्रियाविधि या कार्यक्रम की जानकारी के लिए, मतलब कि प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठा ही संपूर्ण विद्यालय में कौन सा अध्यापक किस कक्षा में किस विषय को पढ़ा रहा है, ऐसी सारी जानकारियां वहीं बैठकर प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? समय सारणी के द्वारा। तो उद्देश्य क्या है कि एक प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे संपूर्ण क्रियाविधि या कार्यक्रम की जानकारी इस समय सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो ये उद्देश्य से इस समय सारणी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थियों के उत्तरदायित्वों का पता करने हेतु। अब मैंने पहले ही कहा कि टाइम टेबल होता है वो कक्षा में कहीं भी ऐसी जगह जहां पर सभी को वो टाइम टेबल दिख रहा हो वो लगा दिया जाता है। तो अगर विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थी कक्षा में टाइम टेबल लगा होता है तो उसके अनुसार देख लेते हैं कि अभी कौन सा काल चल रहा है, कौन से अध्यापक हमें पढ़ाने आएंगे और कौन सा विषय पढ़ाएंगे, ऐसी सारी जानकारी। उन्हें अब क्या करना है, कौन सी कॉपी कौन सी किताब खोलनी है, उससे संबंधित उन्होंने अगर कोई गृह कार्य किया है तो उसको रिमाइंड करना कि हमने कार्य किया या नहीं किया है तो याद करने के लिए है। सभी प्रकार की जानकारी मतलब उत्तरदायित्व जो छात्रों के होते हैं, विद्यार्थियों के होते हैं, वो इस समय सारणी के द्वारा उन्हें ज्ञात हो जाते हैं। फिर बात रही अध्यापक की, तो अध्यापक के पास टाइम टेबल होगा तो वो कौन सी कक्षा में उसे कब जाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, उससे पूर्व क्या तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी इस टाइम टेबल के द्वारा उनको मिल जाती है। तो ये था उद्देश्य प्रधानाध्यापक के लिए, अध्यापक के लिए और विद्यार्थियों के लिए क्या उद्देश्य है समय सारणी का, क्यों बनाई जाती है। अब हम देखेंगे समय सारणी का महत्व। समय सारणी का महत्व कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या जरूरत है इसकी, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। पहला है कार्यक्रम तथा
ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान, गतिविधियों का संपूर्ण ज्ञान। तो क्या इंपॉर्टेंस है? इसके द्वारा हमें कार्यक्रम तथा गतिविधियों का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों तथा अध्यापक को विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को विद्यार्थी तथा अध्यापकों को निर्धारित समय का ज्ञान, निर्धारित समय का ज्ञान। समय सारणी द्वारा हमने पहले ही बात करी थी कि उद्देश्य भी यही है और महत्व के अंतर्गत भी हम बताएंगे कि विद्यार्थियों और अध्यापक को अपने निर्धारित समय का ज्ञान इसके द्वारा हो जाता है। यदि मान लो अगर कोई क्लास कंप्यूटर का आता है तो प्रैक्टिकल कार्यक्रम है, तो यदि विद्यार्थी प्रैक्टिकल के लिए कहीं गए हैं कक्षा में, प्रैक्टिकल कार्य तो कंप्यूटर रूम में होता है, तो कंप्यूटर रूम में गए हैं तो उन्हें पता होना समय सारणी द्वारा उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अगला क्लास जो नेक्स्ट पीरियड है वो हमारा सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का है और हमें तुरंत हमें कक्षा में जाकर बैठना है। तो समय सारणी अगर निर्धारित है तो उसके द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित विद्यार्थियों को हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है और अध्यापक भी अपने समय के अनुसार कक्षा में उपस्थित हो जाते हैं पूर्व तैयारी करके। तो ये महत्व है। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति रोकने में सहायक। पुनरावृत्ति रोकने में सहायक, पुनरावृत्ति रोकने में सहायक। अब बात हमने की थी उद्देश्य के अंतर्गत भी कि पुनरावृत्ति जो होती है वो नहीं होती है या पुनरावृत्ति की संभावनाएं कम रहती है, वही इंपॉर्टेंस के अंदर भी है कि पुनरावृत्ति इससे होती ही नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल हमारे सामने है तो वहां पर कोई रिपीट होने की तो बात बनती ही नहीं है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण समय सारणी है वो पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। अगला बिंदु है कार्य संबंधी। कार्य संबंधी, कार्य संबंधी कौन सा कार्य किसे करना है, कैसे कब करना है। यदि कार्य भार ज्यादा है, हो सकता है टाइम टेबल बनाया, एक अध्यापक के क्लास लगातार आ रहे हैं, भाई अगर टाइम टेबल नहीं है तो कोई भी अध्यापक कहीं भी जाकर पढ़ा लेगा, इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा अध्यापक कितने क्लास ले रहा है। यदि टाइम टेबल बना हुआ है तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा अध्यापक कौन सी कक्षा में कितनी बार जा रहा है, उसे कितने क्लास मिले हुए हैं। यदि कार्यभार ज्यादा है, कार्यभार की हम बात करें, कार्यभार ज्यादा है तो एक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक कालांश की व्यवस्था को देखते हुए जिसके अधिक रिक्त कालांश है उन्हें कम करके इनका कार्यभार कम कर सकते हैं। तो कार्य संबंधी ये सारी जानकारी हमें टाइम टेबल के द्वारा मिल जाती है, इसीलिए कार्यभार के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सभी विषयों को समय, सभी विषयों को समय। समय सारणी यदि बनी हुई रहती है तो उसमें हमें कौन से, क्योंकि जो कक्षा समय ये दिया होता है तो कक्षा के अनुसार कौन कौन से विषय पढ़ाए जा रहे हैं, कौन कौन से कालांश में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारा डिवाइडेशन इसके अंतर्गत समय सारणी में होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। कक्षा अगर एक की बात करें वहां पर 4 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे बारी बारी सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं, जिससे कि हमें ज्ञात हो जाता है
छात्र हित संबंधी, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ही उसके अगर हित में अगर समय को डिवाइड नहीं किया गया है तो क्या हमारा जो शिक्षण कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल पाएगा? तो नहीं चल पाएगा। पहले जब हमने अवधारणा में बात करी तो यही बात करी थी कि विद्यालय का जो कार्यक्रम है, क्रियाविधि है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है, समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो छात्र हित संबंधी, फिर है अध्यापक हित संबंधी। अध्यापक हित संबंधी, इन दोनों के हितों को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं छात्र हित संबंधी, मतलब कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। तो पहला है रुचि और योग्यता। रुचि और योग्यता। अब हमें टाइम टेबल है एक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को, जब वो टाइम टेबल का निर्माण करे तो बालकों की रुचि और उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर, मतलब कि रुचि बोले तो बालकों की किन चीजों में रुचि किस समय रहती है, मतलब कि बालक जब घर से आते हैं तब उनकी क्या स्थिति होती है, मानसिक स्थिति क्या होती है, और योग्यता की जहाँ हम बात करते हैं तो कक्षा वाइज, मतलब कि जो उनके किस कक्षा के लिए किस प्रकार के विषयों और कौन सा समय निर्धारित करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो छात्र की कैसी रुचि है और उनकी योग्यता क्या है, उनके आधार पर समय सारणी का निर्माण एक अध्यापक प्रधानाचार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट है क्षमताओं का ध्यान। क्षमताओं का ध्यान। अब क्षमता तो शारीरिक, मानसिक, तो ऐसी सभी प्रकार की क्षमताओं को ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापकता। जहां हम व्यापकता की बात करें तो एक समय सारणी की व्यापक होनी चाहिए, मतलब कि व्यापक दृष्टिकोण, उसके अंदर दृष्टिकोण का व्यापक होना चाहिए कि अगर कहीं मान लो हमें कुछ बदलाव करना है कक्षा कक्ष में इस समय सारणी को ध्यान में रखते हुए, तो इतनी व्यापक होकर उसमें बदलाव किया जा सके, इस प्रकार की व्यापकता दी हुई समय सारणी होनी चाहिए। नेक्स्ट है घंटों के क्रम का ध्यान। घंटों के क्रम का ध्यान, मतलब कि जो कालांश है उनके क्रम का ध्यान एक प्रधानाध्यापक को रखते हुए ही करना चाहिए कि मतलब कि कितने घंटे कौन सी कक्षा के बच्चे कितने घंटे पढ़ सकते हैं। मीन्स समय जो है वो डिवाइड, ऐसे छोटी कक्षा के बालक होते हैं वो अपना ध्यान कम समय के लिए केंद्रित कर सकते हैं, बच सकते हैं कि जो बड़ी कक्षा के बालक है वो थोड़ा अधिक समय के लिए ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं या अपना ध्यान जो शिक्षण कार्य में लगा सकते हैं। तो उस समय उसी हिसाब से जो घंटों का क्रम रखना चाहिए। नेक्स्ट है विषयों के क्रम का ध्यान। विषयों के क्रम का ध्यान। अब विषय तो जब बच्चा विद्यालय आता है वो कालांश यानी प्रथम कालांश, और बालक जब घर जाता है वो कालांश, मतलब कि अंतिम कालांश और प्रथम कालांश ऐसे कठिन विषयों को उसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे की मानसिक स्थिति अध्यापन कार्य के अध्ययन कार्य के लिए नहीं रहती है। उस समय बालक का जो ध्यान है आते समय तो उसका वो घर के माहौल से जब आता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगते लगते कुछ समय लग जाता है, इसलिए प्रथम कालांश को कठिन विषयों को नहीं देना चाहिए। और अंतिम कालांश की बात जब हम करें तो उस समय उसका ध्यान यही रहता है कि अब छुट्टी होने वाली है, तो वो बच्चा वैसे ही पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, तो कठिन विषयों को प्रथम और अंत में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है मौसम का ध्यान। मौसम का ध्यान। अब मौसम का ध्यान मतलब कि जब समय सारणी बनाई जाए, क्योंकि जो विद्यालय आवर्स होते हैं, जो विद्यालय में जो समय दिया होता है, हम बात करें जुलाई से लेकर जो सितंबर का समय होता है, उस समय जो कक्षाएं हैं वो मॉर्निंग में यानी कि प्रातःकालीन जो कक्षाएं हैं वही लगाई जानी चाहिए। और जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अकॉर्डिंग 7:30 से जो 12:30 का समय है उसी समय विद्यालय चलता है, जुलाई से
क्रियाओं को स्थान। अब पाठ्य सामग्री में क्रियाओं को स्थान को कैसे ध्यान रखेगा एक अध्यापक प्रधानाचार्य। तो हमने देखा होगा कि कभी कभी बाल सभाओं का आयोजन किया जाता है, शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता है, फिर ऐसे कोई उत्सव पर जयंतियां होती है वो भी हमारे विद्यालयों में मनाई जाती है। तो एक प्रधानाध्यापक यदि प्रथम कालांश के अंतर्गत ही ऐसे कठिन विषय रख देते हैं प्रथम और द्वितीय कालांश के अंतर्गत, तो जब ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वो उन विषयों को पढ़ाने से संबंधित समस्याएं आती है। तो समय सारणी के अंतर्गत यदि सहगामी क्रियाओं को भी ध्यान में रखकर ही कालांशों की व्यवस्था की जाएगी, विषयों की व्यवस्था की जाएगी, तो जो बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिवसों के क्रम का ध्यान, दिवसों के क्रम का ध्यान मतलब कि दिवस मतलब कि सोमवार को जब बालक आता है मतलब कि विद्यालय आता है तो शनिवार को मतलब कि एक अध्यापक को ये ध्यान रखना है, क्योंकि समय सारणी जब बनाते हैं तो प्रधानाचार्य गृह कार्य संबंधी जो योजनाएं हैं उनको भी वो बनाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए प्रधानाचार्य को कि जो बालक है वो शनिवार को यदि छुट्टी होती है तो संडे को उनको ऐसा मतलब कि भारी कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा वर्क न दे जिससे कि वो बालक छुट्टी का उपयोग न करते हुए मतलब छुट्टी का अगर काम ज्यादा होगा तो बच्चे छुट्टी का उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो निराश होकर उस कार्य को करते हैं, उत्साह से वो कार्य नहीं करते हैं। तो कार्य तो देना है लेकिन उनको हल्का कार्य दिया जाए, मतलब कि जो गृह कार्य जो उनको दिया जा रहा है शनिवार को तो वो थोड़ा सा उनके लिए कम श्रम वाला हो, जिससे कि बालक है वो उस कार्य को अच्छी तरीके से करे। तो दिवसों के क्रम का भी उसको अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे अध्यापक हित संबंधी, अध्यापक से कार्य व्यवस्था। अब हम कार्य व्यवस्था की बात करें, कार्य मतलब जो कार्य अध्यापक को दिया जाता है तो कौन सा कार्य दिया जाता है, शिक्षण का कार्य है, शैक्षिक गतिविधियां हैं, प्रतियोगिता है, उनसे संबंधित जो कार्य वो अध्यापक को दिए जाते हैं। हम बात करते हैं समय सारणी के हिसाब से शिक्षण का कार्य। तो एक अध्यापक को एक जैसा कार्य मतलब कि सब अध्यापक है वो यदि अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है, प्रशिक्षण लेता है तभी वो दो विषयों के बारे में प्रशिक्षण लेता है, मतलब जो भी टीचिंग सब्जेक्ट को दो लेता है वो, तो उससे संबंधित यदि अध्यापक को दोनों सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाए, मतलब शिक्षण का कार्य है वो दोनों सब्जेक्ट को आधार मानकर दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसे सब्जेक्ट जो सभी लोग पढ़ा सकते हैं, मतलब कि सभी टीचर पढ़ा सकते हैं, मतलब जो जिन्हें हम एक नैतिक आदर्श सृजनात्मक कार्य कार्य अनुभव इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अध्यापक मतलब कि इससे क्या होगा दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे और एक उनको क्रिएटिविटी वाला है सृजनात्मक कार्य वाला सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो उनकी कार्य व्यवस्था है वो अलग अलग हो जाएगी। उससे क्या उनकी जो कार्य व्यवस्था रिपीट नहीं होगी और अध्यापक है वो भी उसकी कार्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है रुचि और योग्यता। रुचि और योग्यता, समय सारणी निर्माण करते समय एक अध्यापक की रुचि और उसकी योग्यता का पता कैसे चलेगा, तो जो उसने डिग्री ली है, क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार हम उसकी योग्यता का पता लगा सकते हैं और एक्सपीरियंस जो उनका जो अनुभव होता है उसके अनुसार हम लोग उसकी रुचि का पता लगा सकते हैं। तो एक अध्यापक के प्रधानाचार्य को एक अध्यापक की रुचि और योग्यता के अनुसार उसे कार्यभार देना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य वितरण, कार्य का वितरण समान, कार्य का वितरण समान। अब जो कार्यभार दिया जा रहा है प्रत्येक अध्यापक को समान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि अगर असमान कार्य का वितरण होगा तो अध्यापक में आपस में ही बहस होगी और वो कार्य है शिक्षण से संबंधित कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। तो अध्यापक के हित को ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक को समान कार्य का वितरण करना चाहिए। अंतिम दो बिंदु और हम लोग देख लेते हैं। रिक्त कालांश की व्यवस्था, रिक्त कालांश की व्यवस्था। अध्यापक को लगातार
लास्ट है छात्र अध्यापक के हित में, हम लिखेंगे शिक्षण विषय। अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार, मतलब कि जो उसने प्रशिक्षण लिया है उसी सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट उसे टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए दिए जाने चाहिए, जिससे कि क्योंकि अध्यापक उन सब्जेक्टों के बारे में वो पढ़ चुका है, प्रशिक्षण ले चुका है, उससे संबंधित शिक्षा के बारे में वो पढ़ चुका है, तो वो अच्छी तरीके से बालकों को शिक्षा दे सकता है। तो हमने देखे समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत है छात्र हित संबंधी और अध्यापक हित संबंधी। इन दोनों हितों को ध्यान में रखकर एक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक को समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। और अंत में आप लोग सभी लिखेंगे गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न आप लोगों को सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में आवश्यक रूप से लिखना है। समय सारणी की अवधारणा को समझाते हुए, समय सारणी की अवधारणा को समझाते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सिद्धांतों का वर्णन करें। तो ये आपका गृह कार्य प्रश्न है जो अनिवार्य रूप से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप